अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, 9 मई और 10 मई के अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़यात के बाद पाकिस्तान के हसास इदारों ने, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपने बल्कि पाकिस्तान की कौमी तनसीबात के ख़िलाफ़ जो मुनज़्ज़म हमले किए गए थे, उनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरीज़ की, उसके नतीजे में न सिर्फ ये कि 102 लोगों का मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा, मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में बाद लोग शक शुबात फैला रहे हैं। ये पाकिस्तान के दस्तूर, पाकिस्तान के आइन और कानून के ऐन मुताबिक है, अगरचे यहाँ पर बाद लोगों को ऐसे हसास मामलात में भी, गैर मामूली हालात में भी इंसानी हकूक़ याद आ जाते हैं। 102 लोगों की निशानदेही की जा चुकी है, उनकी लिस्ट दी जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। फिर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और जो रियायतें मांगी और जो सवालात पूछे उन लोगों के बारे में जिन्होंने 9 और 10 मई को पाकिस्तान की शनाख्त को निशाना बनाया था, वो आपने मीडिया पर देखा होगा। शायद कि पाकिस्तान की आला अदलिया, जो कि अशराफिया का एक हिस्सा है और जिसके बारे में अब कोई इब्हाम नहीं रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की नौबत और ज़रूरत क्यों पेश आई, इसलिए कि इस किस्म के लोग जो सिंपथाइजर्स हैं, बल्कि जो कैंपेनर्स हैं, वो अदालतों में बैठे हुए हैं। इस पर पूरी दुनिया में, ख़ासकर इंडिया में और बरतानिया में और अमरीकी मीडिया में ज़बरदस्त किस्म की तबसरे जारी है, मगर जज साहिबान शायद के उनके पास टाइम नहीं है कि वो इन वाक़यात की शिद्दत और उसके बाद के अपने इनकी ज़मानत दर ज़मानतें देने के रवैये और पॉलिसी पर इंडियन मीडियन खसूसन उसकी रिपोर्ट को देखने या पढ़ने की तकलीफ गवारा करें। मेजर जनरल जो अरशद शरीफ साहब है, जो कि DGSPR है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम डिटेल्स बताई गई है। उसके बाद किसी को इब्हाम नहीं रहना चाहिए। उनके मुताबिक 15 एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 15 आला फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और मजीद के खिलाफ इंक्वायरीज जारी हैं। मिलिट्री ने उसी वक्त रेड लाइन खींची थी जब लाहौर के कोर कमांडर को सैक किया गया। मिलिट्री ने इंटरनेशनल लॉबीज़ को और साबिकीन के रिश्तेदारों को और हमदर्दों को उस वक्त अपने अज़ाइम से और अपनी कमिटमेंट से आगाह कर दिया था जब खदीजा शाह को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद किस तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर को बर्दाश्त किया गया। किसी की परवाह नहीं की गई, किसी की काल अटेंड नहीं की गई, मगर शायद के हमारे जजेस साहिबान को और बकौल जनाब हामिद मीर के कि इमरान खान साहब को अभी तक शायद के 9 और 10 मई के नताइज और असरात का इदराक नहीं है। शायद के इमरान खान साहब को अब भी बहुत सी गलत फहमियाँ और खुशफहमियाँ लाहिक है। उनकी पार्टी पर बात ये नहीं करनी है, इसलिए कि किस्सा तमाम हो गया है। कोई मानता है या नहीं मानता, ये अलग बात है। DGSPR ने इस मौका पर जो एक सवाल या दो सवालात के जवाब में जो डिटेल मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बताई है और इस वाले एक्शन के बारे में बताई है, वो उनकी ज़ुबान सुनते हैं इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान की शनाख्त पर, पाकिस्तान की कौमी इदारों पर, पाकिस्तान के इंस्टॉलेशंस पर, पाकिस्तान की फ़ौज पर जो अमलन कार्रवाई की गई, हमले किए गए और जिसके तमाम सबूत मौजूद है, जो सिर्फ जजेस को नज़र नहीं आते, उस तमाम गेम या उस तमाम साजिश के जो मालिकान है, जो ओनर्स है, जो के प्लानर्स हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो लोग हमलों में मुलविस रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ में ये बहुत लाजमी है कि इस बात का इदराक किया जाए कि पाकिस्तान के आम अदालतों पर, इवन एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स पर भी एतमाद नहीं किया जा सकता। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जिन लोगों को, जितने सैकड़ों लोगों को जो बराह रास्त मुलविस रहे हैं इन हमलों में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनको तेमरगरा में, पेशावर में, सवाबी में और मर्दान में किस तरीके से तोक के हिसाब से जमानतें दी गई हैं। चलते सुनते हैं कि DGSPR ने इस हवाले से क्या कहा है और आइंदा का जो सियासी और इस किस्म का अदालती मंजरनामा है वो क्या बनता है। सिर्फ एक नोट के साथ, वो ये कि
جو کارروائیاں کی گئی ہے، جو سازشیں کی گئی ہے، جو حملے کیے گئے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ مخصوص حالات کے تناظر میں ملٹری کورٹس ہی کا تقاضا کرتی ہے وہ کارروائیاں، بلکہ یہاں پر ایک اور نقطہ بہت اہم ہے جس کی جانب کسی کا دھیان نہیں گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت بھی یہ تمام لوگ قابل سزا ہے، ان کو سزائیں دینی چاہیے۔ اور وہی والی بات جو کہ ڈی جی نے بتائی ہے کہ اگر ان لوگوں کو عبرت کا نشانہ نہیں بنایا گیا قانون کے مطابق، تو کل کو کوئی بھی جتھا، کوئی بھی شرپسند گروہ وہ آ کر اس قسم کی حرکت دوبارہ کرے گا، اور اس کے بعد جو پاکستان کی بدنامی ہوگی، جو پاکستان کی شناخت کا مسئلہ ہے، جو پاکستان کی حیثیت کا مسئلہ ہے، جو پاکستان کو چیلنج درپیش ہے، ان سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا۔ آئے سنتے ہیں کہ ڈی جی نے اس موقع پر جو ڈیٹیلز پریس بریفنگ دی ہے، اس میں جو خاص 2-3 باتیں ہیں، ان میں یہ بھی باتیں بھی شامل ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ آئے سنتے ہیں۔ اس وقت ملک بھر میں 17 اسٹینڈنگ کورٹس کام کر رہی ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں، اسٹینڈنگ کورٹس ہیں، یہ کوئی 9 مئی کے بعد معرض وجود میں نہیں آئیں، بلکہ اس ایکٹ کے تحت پہلے سے فعال تھیں اور موجود تھیں۔ ان اسٹینڈنگ کورٹس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا 102 شرپسندوں کے کیسز سول کورٹس نے ثبوت دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق سول کورٹس نے ان کیسز کو ملٹری کورٹس میں منتقل کیا ہے۔ ان تمام ملزمان کو مکمل قانونی حقوق حاصل ہیں، جس میں سول وکیلوں تک رسائی کا حق انہیں حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹس میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے، اور یہ کہ یہ آرمی ایکٹ آئین پاکستان اور قانون کا کئی دہائیوں سے حصہ ہے۔ اس کے تحت سینکڑوں کیسز نمٹائے جا چکے ہیں، قانون کے تمام تقاضوں کو مکمل کرنے کے بعد نمٹائے جا چکے ہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے ڈیو پروسیس کو پوری جانچ بین کے بعد ویلیڈیٹ کیا ہے۔ ان تمام حقائق کی موجودگی میں اگر کوئی بھی جھوٹا بیانیہ بنائے تو وہ بنا سکتا ہے، لیکن یہ حقائق کو وہ نہیں جھٹلا سکتا۔